वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये जनरल गवर्नर बने। ये कब से कब तक जनरल गवर्नर रहे? 1773 से लेकर 1785 तक के बीच में ये जनरल गवर्नर बन के रहे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये नया जनरल गवर्नर यहाँ पर आते हैं इस दौरान, तो ये क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं कि नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, यानी कि शासन करने की जो विधि है एक नया तरह का एक रिफॉर्म करके लेके आते हैं, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाते हैं कि शासन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक नया चीज लेकर आया और ये जो थे इनके कार्यकाल के दौरान ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पावर का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है आपको इसी दौर में देखने को मिलेगा। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था 3 भागों में, और एक्चुअली जब इन्होंने डिवाइड किया था तो हर यूनिट को इन्होंने एक नाम दिया था, प्रेसिडेंसी का नाम दिया था। ठीक है, तो जब ये डिवीजन करते थे तो उसका नाम क्या रखा गया? प्रेसिडेंसी। तो प्रेसिडेंसी 3 भागों में डिवाइड की गई थी, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो ये 3 भाग में डिवाइड कर दिए गए क्षेत्र को। बंगाल अलग हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? प्रेसिडेंसी। तो इस प्रेसिडेंसी का एक रूल उन्होंने लेकर आया, और एक्चुअली यहां पर जो गवर्नर होता था, जो शासन व्यवस्था जो संभाला जाता था, वो किसके हाथ में होता था? गवर्नर के हाथ में था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ में उस समय था। तो इन्होंने एक नियम कानून बना लिया कि भाई गवर्नर के हाथ में ही ये सारा होगा, और जितना भी आपका प्रेसिडेंसी होगा, यानी कि बंगाल में शासन कैसे चलेगा, मद्रास में कैसे चलेगा, बॉम्बे में कैसे चलेगा, ये तमाम चीजें कौन निर्णय लेगा? जो वहां के जनरल गवर्नर होंगे वही इस तरह के जो है वो लिया करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे और भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया, बहुत सारा सुधार किया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार से जो है वो सुधार किया था। तो जब 1772 का समय आया तो 1772 के आसपास में एक जस्टिस के लिए, न्याय के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जस्टिस के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना की गई और वहां पर 2 कोर्ट बनाए गए। तो एक कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा कोर्ट था आपका सिविल कोर्ट। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था उसको हम फौजदारी अदालत कहते थे, और जो सिविल कोर्ट था उसको दीवानी अदालत कहा करते थे। तो अब ये जो 2 तरह के कोर्ट बने, तो यहां पे देखिए कि जो मौलवीज लोग जो थे और जो हिंदू लोग थे, हिंदू पंडित लोग, तो हिंदू पंडित लोग और जो मौलवीज लोग थे, ये लोग क्या करते थे? कानून का व्याख्या करते थे। ये लोग क्या करते थे? कानून का व्याख्या करते थे। कहां पर? सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में जो कानून का मतलब सुनवाई करवाना है, उस पे जो डिस्क्रिप्शन देना है, व्याख्या करना है, तो इसका अधिकार मौलवीज को था और हिंदू पंडितों को था। और फैसला कौन सुनाता था? काजी। काजी किसको कहते हैं? जो जज होता है। ठीक है, आज की डेट में हम जज कहते हैं, तो जज को हम लोग क्या बोलते हैं? काजी बोलते हैं। तो काजी जो था वो फैसला सुनाता था। तो ये फैसला जो है किसके आधार पर सुनाता था? तो ये मुफ्ती के आधार पर लोग फैसला जो है वो सुनाया करते थे। मतलब सुपरविजन कौन करता था? मुफ्ती ही करते थे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी कौन थे? कलेक्टर्स वगैरह थे। तो मुफ्ती क्या होता था कि जैसे कि एक मुस्लिम समुदाय है, वो एक जूरिस्ट के जैसा होते थे, और वो लोग एक्सप्लेन करते थे काजी को, जज को, कि क्या फैसला लेना है। तो उस सुनवाई के बाद ही जो काजी था वो फैसला लिया करता था। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का कानून व्यवस्था जो है वो बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे कि एक कोर्ट है। अब कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई चल रहा है, क्योंकि ये सुनवाई कब हुआ था? ये वॉरेन हेस्टिंग पे हुआ था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनके खिलाफ एक मुकदमा यहाँ पे लड़ाया गया था, और ये मुकदमा 7 साल तक लड़ा। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? इसमें ये हुआ था कि जो बुर्के थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने बंगाल में जो भी गवर्नर था उसको मिस गवर्नमेंट किया है, यानी कि दुरुपयोग किया है। तो इसका आरोप लगा किस पे? वॉरेन हेस्टिंग पे लगा, और उसकी सुनवाई यहां पर हो रही है। तो और ये सुनवाई जो था ये 7 साल तक चलता रहा।
लेकिन अब देखिए इस तरह की कानून व्यवस्थाएं तो बनना शुरू हो गई थी, तो यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या भी आ गया था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ब्राह्मण पंडित को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। अब ब्राह्मण पंडित को लेकर ऐसा क्या समस्या आ गया था? क्योंकि ब्राह्मण पंडित लोग क्या करते थे कि जब भी कानून की व्याख्या करते थे तो धर्मशास्त्र जो उनका होता था, धर्मशास्त्र के आधार पे ये कानून व्यवस्था को लागू करते थे। तो ये हर जगह पर अलग अलग हो जाता था, एक जैसा नहीं हो पाता था। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो क्रिएट कर रहा था। तो आप यहाँ पे देखिए कि हिंदू समाज में ही ब्राह्मण जो लोग थे वो धर्मशास्त्र के आधार पे कानून का व्याख्या करना शुरू कर दिए थे। जो भारत में कई तरह के जातियां थे तो वहां पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता था कि किसके लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। तो धर्म क्षेत्र के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर ब्राह्मण पंडित लोग डिसीजन लिया करते थे या कानून का व्याख्या करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो अंततः लास्ट में इसको एक सूत्र में पिरोया जाए, यूनिफॉर्मली कानून लाया जाए। तो 1775 में 11 पंडितों को कहा गया कि भाई आप लोग मिलके एक हिंदू कानून बना लीजिए, ठीक है, जो सब जगह पे अच्छे से काम कर सके। और उसी तरह से फिर 3 साल बाद 1778 में मुस्लिम लॉ भी बनाया गया, मुस्लिम कानून भी बनाया गया, क्योंकि वहां का भी जो है अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से काम कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जाति यानी कि कास्टिज्म पे यहाँ पर बंटवारा जो है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा और कानून व्यवस्था में चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर जब आता है 1773 तो उस समय एक कानून पारित होता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये एक कानून यहाँ पर आता है और इसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना की जाती है। तो एक कोर्ट बनती है और उस कोर्ट का नाम है सदार निजामत अदालत, जो कि कलकत्ता में बनाया गया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीजें, भली कोर्ट वगैरह सब कुछ बन गया था या थोड़ा सा व्याख्या करने का जो पंडितों को या मुस्लिमों को मिला वहां तक तो ठीक है, लेकिन फाइनली एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था? कलेक्टर के हाथ में था। कलेक्टर ही सजेस्ट करता था। कलेक्टर का काम क्या था कि जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करे, जो टैक्स होता था उसको कलेक्ट करे, और सब जगह पे कानून व्यवस्था बना रहे, इसका भी पावर किसके पास था? कलेक्टर के पास था। तो कलेक्टर कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, बहुत बड़ा चीज था, इसको बहुत बड़ा पावर मिला हुआ था। आज भी आप देखते हैं कलेक्टर के विषय में कि आपको आईएएस बनना है, इस फील्ड में आपको जाना है, तो ये कलेक्टर बनने का जो रिवाज है ये अंग्रेजों ने शुरू कर रखा था और इनके पास बहुत सारा पावर जो है वो इनको मिल चुका था।